हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है व्यवसाय का चयन और समायोजन। बच्चों, हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हम हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से किस प्रकार का व्यवसाय का चयन कर सकते हैं और वहाँ कुछ किस तरह से समायोजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक नियोजन। किसी व्यवसाय को करने के लिए कौशल या योग्यताओं की भी आवश्यकता होती है। हम किसी भी व्यवसाय को करते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए उस व्यवसाय को करने के लिए, और कौशल भी होना चाहिए। और आपको पता है कि ये योग्यता कैसे आती है? जब हम शिक्षा के स्तर को प्राप्त करते हैं, पहले हम सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम विशिष्ट शिक्षा की ओर जाते हैं। इन कौशलों को आंशिक रूप से शिक्षा द्वारा और आंशिक रूप से अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहले हम इस कौशल को प्राप्त करने के लिए शिक्षा लेते हैं और उसके बाद जब हम ये कार्य करने लगते हैं तो हमें अनुभव होने लगता है और उसके द्वारा हमें ये कौशल विकसित होता है। सामान्य शिक्षण का लक्ष्य सकारात्मक अभिरुचि का विकास करना तथा समाज के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के कार्यों को आदर प्रदान करना है। जो सामान्य शिक्षा जो दी जाती है, जो हम 1 से लेकर 12वीं क्लास तक प्राप्त कर रहे हैं, जो सामान्य शिक्षा का स्तर है 10वीं क्लास तक भी इसे बता सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सकारात्मक अभिरुचि का विकास करना, उससे हमारे अंदर योग्यताएं आ जाती है। हमें पता होता है कि हमारी किस में रुचि है और वो भी एक सकारात्मक रूप से। और समाज के सुचारू क्रियान्वयन के लिए हमारा समाज सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए अपेक्षित सभी प्रकार के कार्यों को हम एक आदर प्रदान करने लगते हैं। ये सब हमें प्राप्त होता है सामान्य शिक्षा से। सामान्य शिक्षण का प्रयोग प्राइमरी स्तर से कॉलेज तक की शिक्षा के लिए किया गया है तथा इसके विभिन्न स्तर हैं, यथा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक तथा परास्नातक। जो सामान्य शिक्षा है वहाँ पर इसका प्रयोग बता रखा है कि ये हम प्राइमरी क्लास जो शुरू करते हैं वहाँ से लेके हम कॉलेज तक पहुँच जाते हैं वहाँ पर, और जिसमें आता है सबसे पहले प्राथमिक क्लासेस आ गई, उसके बाद माध्यमिक, फिर उच्चतर माध्यमिक, फिर स्नातक और उसके बाद परास्नातक। तो हमारी जो सामान्य शिक्षा है, हमारे MA जिसे हम बोलते हैं मास्टर्स, तो मास्टर्स तक ये हमारी सामान्य शिक्षा चलती है। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक, तकनीकी तथा वोकेशनल पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं जो विशिष्ट प्रकार के कौशलों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त बहुत सारे पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है कि हम क्या कर सकते हैं, IIT में जा सकते हैं, ITI में जा सकते हैं, MBBS कर सकते हैं। तो बहुत सारे वोकेशनल पाठ्यक्रम चलते हैं जो कि हमें करियर ओरिएंटेड बनाते हैं और हमें कौशल का विकास करते हैं। तो ये होते हैं व्यावसायिक, तकनीकी और वोकेशनल। इस तरह से ये पाठ्यक्रम होते हैं जो कि हमें एक नौकरी का अवसर प्रदान करते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के उदाहरण हैं जैसे चिकित्सा, डॉक्टर बनने के लिए इंजीनियरिंग आदि। जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये सब आते हैं। तकनीकी पाठ्यक्रमों में कौन से आते हैं? ITI, इलेक्ट्रिशियन तथा मैकेनिकल आदि के पाठ्यक्रम। जो हम IIT करते हैं, ITI करते हैं, जो तकनीकी स्तर का ज्ञान प्रदान करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये सब तकनीकी पाठ्यक्रमों में आते हैं। कतिपय नौकरियों को प्राप्त करने तथा कतिपय पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सामान्य शिक्षा का न्यूनतम स्तर है 10वीं कक्षा। जो सामान्य जो न्यूनतम स्तर बताया जाता है वो है 10वीं कक्षा। किसी भी पाठ्यक्रम में यदि हमें किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए या फिर किसी में नौकरी पाने के लिए जो न्यूनतम जो शिक्षा का स्तर है वो है 10वीं क्लास। इसलिए तो कहते हैं कि 10वीं क्लास तो पास होना ही चाहिए। इससे निम्न स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हस्तकार्य, जिसे हम कहते हैं मैनुअल वर्क या अदक्ष श्रम के कार्य, अनस्किल्ड जॉब प्राप्त कर सकता है। यदि 10वीं क्लास भी यदि कोई व्यक्ति पास नहीं है, उसे निम्न स्तर की उसने पढ़ाई कर रखी है या फिर नहीं कर रखी है, तो वो कोई हस्तकार्य, जैसे कि आप जानते हैं ना कि बहुत सारे लेबर काम करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अदक्ष श्रम के कार्य, अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं उसको। एक होता है स्किल्ड लेबर जो कि 10 से पास से ऊपर होता है, और जो 10 से नीचे होता है उसको अनस्किल्ड लेबर कहते हैं, अदक्ष श्रम कहेंगे, और हस्तकार्य वो कर सकता है। लिपिकीय, क्लरिकल, पुलिस तथा सशस्त्र बलों में निम्न स्तर के व्यवसायों में प्रवेश के लिए न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस किस लेवल तक आप शिक्षा प्राप्त करोगे तो आप क्या क्या बन सकते हो। तो यदि 10 तक हो तो आपको इस तरह से, 10 से यदि कम आपने पास कर रखा है
तो आप इस तरह से अनस्किल्ड जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप 12th तक, उच्चतर लिख रखा है ना यहाँ पर कि उच्चतर माध्यमिक, यदि आपने 12th तक पास कर रखी है तो आप क्लैरिकल में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हैं, और जो भी सशस्त्र बल है उसमें आप निम्न स्तर की जो जॉब होती है वो आप प्राप्त कर सकते हो, उसके यहाँ पर योग्य हो जाते हैं। अनेक अन्य व्यवसायों में जहां प्रतियोगी परीक्षा के माध्यमों से प्रवेश प्राप्त होता है, स्नातक स्तर की डिग्री बीए, बीएससी और बीकॉम की आवश्यकता होती है। जो बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू हमें वहाँ पर एडमिशन मिलता है या फिर हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर जहाँ प्रवेश लेना होता है तो वहाँ मिनिमम जो डिग्री है वो दे रखी है स्नातक स्तर, अर्थात आप बीए होने चाहिए, बीकॉम होने चाहिए या बीएससी होने चाहिए। क्या सिविल सर्विसेज, बैंकों में लिपिकीय तथा अधिकारी स्तर की नौकरियां, बीमा एजेंट आदि, इसमें कौन कौन आते हैं? सिविल सर्विस, यदि आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है या फिर आपको स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम देनी है, या बैंकों में आपको लिपिकीय पद चाहिए, अधिकारी स्तर की नौकरियां हैं, तो उसके लिए न्यूनतम जो डिग्री है वो आपकी स्नातक होनी ही चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में कि कौन कौन सी नौकरी के लिए कौन कौन सी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। इसके बाद है व्यावसायिक विकल्प के लिए संगत योग्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अभिलक्षण। जो व्यावसायिक जो विकल्प है, हमें कोई भी व्यवसाय में जाना है तो उसके लिए हमें कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन से उसके अभिलक्षण हैं और कौन सी व्यक्तिगत विशेषताएं वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रकार की नौकरी या व्यवसाय के लिए योग्यताओं तथा व्यक्तित्व के गुणों के विशेष प्रतिमान की आवश्यकता होती है। अब प्रत्येक प्रकार की नौकरी या व्यवसाय देखो तो उसके लिए योग्यताओं की आवश्यकता होती है या फिर आपने जो वो उस प्रकार का व्यक्तिगत गुण होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति चुप रहना पसंद करता है, वो बहुत कम बोलता है, तो वो सेल्स की नौकरी कैसे करेगा? तो इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उस प्रकार का जॉब ले सकते हैं। सबसे पहले है यथार्थवादी, रियलिस्टिक। सबसे पहले जो विशेषता है यथार्थवादी, जो कि व्यक्तिगत विशेषता है, व्यक्तित्व की विशेषता है, इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति कौन सी नौकरी प्राप्त कर सकता है और यथार्थवादी व्यक्ति कैसे होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति ऊर्जायुक्त तथा शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। जो यथार्थवादी हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और वो अपने फिजिकली रूप से भी कैसे होते हैं, फिट होते हैं। मौखिक तथा अंतर्वैयक्तिक कौशलों की कमी होती है, वो मौखिक रूप से या अंदर जो व्यक्तिगत कौशल है वो उनमें थोड़ा सा कम होता है, वो मौखिक रूप से कम बोल सकते हैं। वे स्वयं को यंत्रवत रुझान वाला समझते हैं, जैसे मैकेनिकल मशीनरी काम करती है उसी तरह से वो अपने आप को समझते हैं कि वो यंत्रवत काम कर सकते हैं। वे समस्याओं को अमूर्त की अपेक्षा मूर्त रूप को वरीयता देते हैं। कोई भी समस्या है वो उनके सामने आती है मूर्त रूप से तो वो उसको ज़्यादा वरीयता देते हैं। इस प्रकार के लोग मैकेनिक, इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन आदि व्यवसायों को वरीयता देते हैं। मैंने आपको बताया ना, वो अपने आप को यंत्रवत समझते हैं, तो ऐसे लोग क्या बनेंगे, या तो मैकेनिक बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या फिर इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, क्योंकि उनके सामने वो चीज़ें क्या हैं, मूर्त रूप में है और वो मूर्त रूप की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एकदम ठीक कर सकते हैं। तो यथार्थवादी लोग इस तरह से अपना जॉब देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा देखते हैं अन्वेषीय, इन्वेस्टिगेटिव। इसका अर्थ ही आपको समझ में आ रहा है, जिसका दिमाग बिल्कुल साइंटिफिक रूप से काम करता है, जो खोजबीन करना चाहता है, वो अन्वेषीय कहलाता है। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनका वैज्ञानिक मानसिक रुझान होता है। ये लोग सामान्यतः कार्योन्मुख, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, अत्यधिक विचार करते हैं। भाई मानसिक रूप से वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें खोजना बीनना चाहते हैं और वो विचार युक्त होते हैं, उनके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं और ये काम भी बहुत अधिक करना चाहते हैं। उनमें वास्तविक संसार को समझने की इच्छा और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इच्छा होती है। वो रियलिटी में जीना चाहते हैं कि वास्तविक रूप से कि किस तरह से संसार कार्य कर रहा है और उसको उन्हीं तरह से कार्य करने की इच्छा भी होती है। इस प्रकार के लोग वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, जीव विशेषज्ञ तथा मनोवैज्ञानिक जैसे व्यवसायों का चयन करते हैं, क्योंकि वो बहुत थॉटफुल होते हैं और वो बहुत सारे खोज करना चाहते हैं, उनका दिमाग मानसिक रूप से स्ट्रांग होता है। तो वो कैसे लोग बनते हैं, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, जीव विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक ऐसे व्यवसायों का वो चयन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कलात्मकता। इसका नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि जो व्यक्ति कला में निपुण होता है, बहुत सृजनात्मक होता है, उसके दिमाग में नए नए थॉट आते हैं, कुछ बनाना चाहता है, आर्टिस्टिक होता है, तो वो व्यक्ति ये कलात्मकता में आएगा कि कलात्मक प्रवृत्ति के लोग ऐसी व्यवस्थित स्थितियों को वरीयता देते हैं जिनमें उन्हें स्व प्रदर्शन का अधिकतम अवसर प्राप्त हो सके। वे अत्यंत सृजनात्मक होते हैं।
तो कलात्मक प्रवृत्ति के लोग वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ उनको खुद को शो करने का मौका मिल सके, अर्थात वो अपना जो टैलेंट है वो दिखाना चाहेंगे। ये बहुत ज़्यादा सृजनात्मक होते हैं, उनके दिमाग में बहुत नई नई चीज़ें आती रहती हैं। इस प्रकार के लोग कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, संगीतकार होते हैं, आदि व्यवसायों का चयन करते हैं। कलाकार होते हैं अर्थात स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, किसी तरह से भी कलाकार हो सकते हैं, लेखक है और संगीतकार हैं। तो ये सब क्या है, ये जो कलात्मकता वाले लोग हैं वो हमेशा इस सेक्टर में जाना पसंद करेंगे। ठीक है। इसके बाद है सामाजिक। सामाजिक मतलब जो समाज के बीच में रहना चाहते हैं, समाज से घुले मिले होते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति लोगों के मध्य शामिल होना, समूह में कार्य करना तथा समूह के केंद्रीय स्थान प्राप्त करना पसंद करते हैं। उन्हें समूह में रहना, समूह से बातें करना, समूह में केंद्रीय स्थान प्राप्त करना बहुत पसंद होता है। इस प्रकार के लोग सूचना, प्रशिक्षण, उपचार, सहायता आदि संबंधी गतिविधियों में खुश रहते हैं। ये जो लोग होते हैं वो सूचना प्राप्त करना, किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण देना या लेना, उपचार करना, सहायता, इन सारी गतिविधियों में क्या होंगे, लिप्त, क्योंकि वो सामाजिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की व्यावसायिक वरीयताओं में समाज सेवा, स्कूल अध्यापक, धार्मिक प्रचारक आदि शामिल है। जो कि समाज के बीच में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या बनना चाहेंगे, या तो समाज सेवी बनना चाहेंगे, या फिर स्कूल में अध्यापक बनना चाहेंगे, या धार्मिक प्रचारक जिनके सामने भीड़ होती है और वो अपना प्रवचन दे सकें। तो इस प्रकार के लोग इस सेक्टर में जाना पसंद करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद है उद्यमशील, जो कि बहुत मेहनती होते हैं, काम करना चाहते हैं, वो उद्यमशील होंगे। इस प्रकार के व्यक्तियों में वाचिक कौशल होते हैं, जो विक्रय कार्य, आधिपत्य तथा नेतृत्व आदि के लिए बहुत प्रभावी होते हैं। वो नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं कि वो लीडर बने। इसके अलावा वो विक्रय कार्य करना चाहते हैं, जिसके अंदर उन्हें काफ़ी बोलना भी पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों में इस प्रकार का कौशल होता है। वे अपने आप को आक्रामक, प्रसिद्ध, आत्मविश्वासी, उत्साहपूर्ण और सामाजिक तथा उच्च ऊर्जा स्तर वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये सब उनकी विशेषताएं होती हैं और वो अपने आप को इस प्रकार का समझते भी हैं कि वो आक्रामक होते हैं। मतलब जिसने किसी ने कोई बात कही तो उस बात का उनके पास तुरंत जवाब होता है, वो भी आक्रामक रूप से। वो प्रसिद्ध रहना चाहते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, उन्हें स्वयं पे बहुत अधिक विश्वास होता है कि वो ये काम कर लेंगे। उत्साह होता है उनमें, सामाजिक तो होते ही हैं और ऊर्जा का स्तर भी उच्च होता है। इस प्रकार के व्यक्ति राजनीतिज्ञ, प्रॉपर्टी डीलर, स्टॉक ब्रोकर आदि व्यवसायों को प्राथमिकता देते हैं। राजनीतिज्ञ को आप देख लोगे तो उसमें ऊर्जा का स्तर पूरा होता है, वो नेतृत्व का गुण भी रखते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपना सामान यदि बेचना है, उनको प्रॉपर्टी बेचनी है, तो वो काफ़ी तरह से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। और स्टॉक ब्रोकर भी ऐसे ही होते हैं। तो ये सारी विशेषताएँ उनमें होती है। ठीक है। इसके बाद है परंपरागत। इस प्रकार के लोग सुव्यवस्थित वातावरण को प्राथमिकता देते हैं। वो परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल रूप से हैं, तो उनको वातावरण उसी प्रकार से सुव्यवस्थित चाहिए। ये सामाजिक व्यवहार या शारीरिक कौशल से संबंधित परिस्थितियों से बचते हैं। कोई सामाजिक व्यवहार हो या फिर शारीरिक कौशल हो, तो इस प्रकार की परिस्थितियों से ये क्या बचते हैं। इनको चाहिए आराम की नौकरी। मतलब कहने का मतलब है कि इन्हें लगता है कि हम शारीरिक रूप से कोई काम नहीं करें और आसपास की चीज़ें एकदम मैनेज रहे। ये अधिकार व संपत्ति के आधिपत्य से खुश रहते हैं। इनकी व्यावसायिक प्राथमिकता है बैंकिंग, क्लरिकल कार्य, ट्रैफिक पुलिसमैन, दुकान में विक्रेता आदि। ये अधिकार और संपत्ति के आधिपत्य से खुश रहते हैं। इनको लगता है कि हमारे पास काफ़ी सारे जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो होने चाहिए, साथ में हमारे पास संपत्ति का भी आधिपत्य होना चाहिए। और इनकी प्राथमिकताएं क्या होती है, या तो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं जहाँ पे सब चीज़ें मैनेज रहती है, क्लरिकल कार्य करेंगे, और ट्रैफिक पुलिसमैन या फिर दुकान में क्या बनना चाहेंगे, ये विक्रेता बनना चाहेंगे। तो परंपरागत लोग इस तरह से व्यवसाय का चयन करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है, क्या आप इस कार्य को कर सकते हैं। आपके सामने कोई कार्य है, तो आपके अंदर जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर आपको निर्धारित करना है कि क्या आप इस कार्य को कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति की क्षमताओं तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं का प्रोफाइल तैयार करने में सहायक होते हैं। जो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण दिए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे परीक्षण आते हैं, उसके द्वारा ये बताया जा सकता है कि व्यक्ति की क्या तो क्षमताएं हैं और क्या उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है। विभिन्न संगठन विभिन्न परीक्षाओं की सहायता से उनकी क्षमताओं तथा व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन करते हैं।
जो बहुत सारे संगठन होते हैं जिनको नौकरी देना होता है, तो वो क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो भी वहाँ पर अप्लाई कर रहा है तो उसकी क्षमताओं को देखेंगे, उसको गुणों को देखेंगे, उसके आधार पर ही वो नौकरी प्रदान करते हैं। तो उनके पास क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है जिससे वो ये सब आकलन करते हैं। उनके मस्तिष्क में उक्त पद के लिए कतिपय प्रोफाइल पहले से विद्यमान होते हैं जो उनके अनुभवों के आधार पर उक्त पद के लिए उपयुक्त होते हैं। वो पहले से अपना एक क्राइटेरिया या प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं कि इस पद के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए, बस उन्हें वो वैसा व्यक्ति मिलता है तो वो उसको अपॉइंट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ये संगठन व्यक्तित्व प्रोफाइल प्राप्त करते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं से उनका मिलान करते हैं और इस प्रकार नौकरी के लिए अपनी उपयुक्तता आकलन करते हैं। ये संगठन क्या करेंगे भाई, अपना इनका क्राइटेरिया तय होता है कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, फिर वो उसका क्या करेंगे, CV प्राप्त करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत प्रोफाइल प्राप्त करेंगे उसका, फिर उनको कैसे व्यक्ति की आवश्यकता है उससे उसका क्या करेंगे मिलान, और जो व्यक्ति उसमें फिट होता है तो वो उसको नौकरी प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार नौकरी के लिए अपनी आपकी जो भी उपयुक्तता है उसका वो आकलन करते हैं कि आप इस पद के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। कार्य को प्राप्त करने तथा उसके कुशल निष्पादन के लिए व्यक्ति में कतिपय गुण, क्षमताएं तथा व्यक्तित्व की विशेषताएं होनी चाहिए। यदि कार्य को प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो व्यक्ति में कुशल व्यक्तित्व होना चाहिए, उस कार्य को करने की कुशलता होनी चाहिए कि वो कार्य को कुशलता से कर सके, और क्षमताएं होनी चाहिए, और इसके अलावा उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें हैं जिसके आधार पर वो नौकरी प्राप्त कर सकता है। अब है व्यवसाय चुनाव उभरते परिप्रेक्ष्य। अब किस व्यवसाय का चुनाव करें और इसके बारे में अब क्या नई धारणाएं आई हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना कार्य कुशलतापूर्वक किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह कार्य उसकी रुचि का हो। कोई भी व्यक्ति अपना कार्य बहुत अच्छे से तभी कर पाएगा कि जब उसे वह कार्य दिया जाए जो कि कार्य करने में उसकी रुचि हो, अर्थात उस कार्य को करने में उसको मज़ा आता हो। यदि वो कार्य अरुचिपूर्ण लगता है उसको, तो वह कार्य वो कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे उपाय विकसित किए हैं जो व्यक्ति की रुचियों को पहचानने में सहायक होते हैं। हमने पहले भी जाना था कि हमें अपने पहले स्वयं को जानेंगे कि हमारी रुचि क्या है। तो ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, मनोवैज्ञानिक तकनीकियां हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की रुचि किस कार्य को करने में है। एक व्यवसाय का चयन करते समय यह अनिवार्य है कि व्यक्ति को उक्त व्यवसाय के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, क्षमताओं तथा उक्त व्यवसाय के लिए उपयुक्त व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा उस प्रकार के व्यवसाय में उस व्यक्ति की रुचि के स्तर का ज्ञान होना चाहिए। एक व्यवसाय में जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, व्यक्ति की पहले रुचि होनी चाहिए उस व्यवसाय में, फिर उसके लिए उसकी शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी क्षमताएं होनी चाहिए, जो उसको प्रशिक्षण उसमें लेना है वो होना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो ही व्यक्ति उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाता है, अपना 100% दे पाता है। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं, क्षमताएं, शैक्षिक योग्यताएं और इसके अलावा उसकी रुचि होती है तो वह कार्य उसके लिए एकदम फिट होता है। कार्य संतोष, नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। कार्य संतोष, जिस कार्य को करने में हमें संतोष की, सुख की प्राप्ति होती है वही क्या होता है, कार्य संतोष। कार्य संतोष एक सकारात्मक भावात्मक स्थिति है जो उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति का व्यवसाय उसकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है जिससे उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, चाहे वो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं चाहे कोई और आवश्यकताएं हैं, तो इस प्रकार से वो उस कार्य को करने में संतोष प्राप्त करता है, जिसे ही हम कहते हैं कार्य संतोष, जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है। अब कार्य संतोष को प्रभावित करने वाले कारक, दो कारक हैं, एक तो संगठनात्मक और दूसरा है व्यक्तिगत। दो कारक है जिससे व्यक्ति कार्य में संतोष प्राप्त कर सकता है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है संगठनात्मक कार्य। कार्यस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नानुसार है। पहला, पुरस्कार। संगठनात्मक कार्य में सबसे पहला आता है पुरस्कार, कि जो संगठनात्मक कारक है, संगठन में व्यक्ति काम करता है, संगठन में व्यक्ति जब काम करता है और वो अपना काम में अच्छा करता है तो वो ये आशा करता है कि उसे संगठन की तरफ से क्या मिले, पुरस्कार मिले, जिससे उसको एनकरेजमेंट मिलता है और काम के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो पुरस्कार में वेतन वृद्धि आती हैं, सुविधाएं आती हैं और पदोन्नति जैसे सभी प्रोत्साहन शामिल है। यदि उसकी वेतन वृद्धि कर दी जाती है, यदि उसको क्या दिया जाता है, टाइम टू टाइम इंकरेजमेंट दिया जाता है, इसके अलावा उसको क्या किया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, तो ये सब उसके लिए पुरस्कार है जिससे उसे कार्य करने में क्या मिलता है, और भी अच्छा लगता है।
दूसरा है भौतिक कार्य परिस्थितियाँ। भौतिक कार्य परिस्थितियाँ मतलब कार्य करने की स्थितियाँ कैसी होना, अच्छी होना, एक अच्छी जगह मिलना, वातावरण अच्छा होना, तो इस वजह से भी व्यक्ति को क्या मिलता है, कार्य संतोष होता है। भौतिक कार्य परिस्थितियाँ जैसे आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता, प्रकाश सुविधाएं, कार्य जोखिम, यदि व्यक्ति को जोखिमपूर्ण कार्य करना होगा तो उसे लगेगा कि पता नहीं मुझे कब में क्या हो जाए, तो वो कार्य करने में रुचि नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ जोखिम कम है और यदि उसको फर्नीचर की उपलब्धता मिल जाती है अच्छी, या फिर प्रकाश की सुविधा है, यदि गर्मियों में उसको एसी कूलर ये सब चीज़ें मिल जाती है, तो उसे लगता है कि मेरा कार्य बहुत अच्छा है और इस प्रकार से उसको कार्य संतोष मिलता है। इसके बाद है सहयोग। सहकर्मियों का सहयोग और व्यवहार। यदि सहकर्मी उसको अच्छे से सहयोग करते हैं, उनका व्यवहार बहुत फ्रेंडली होता है, तभी उसे कार्य करने में मज़ा आता है और उसे कार्य संतोष मिलता है। इसके बाद आते हैं व्यक्तिगत कारक। इसमें आते हैं व्यक्तिगत गुण। एक कार्य का चयन करते समय व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसके पास व्यक्तित्व के वह गुण विद्यमान हैं जो उस कार्य के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत कारक में सबसे पहले आता है व्यक्तिगत गुण। व्यक्ति कोई भी कार्य का चयन करते समय उसे ये देखना चाहिए कि उसके पास उस कार्य करने के लिए आवश्यक गुण हैं, तभी तो वो उस कार्य से क्या हो पाएगा, मैच। यदि उसने मिसमैच काम ले लिया तो उसको कभी भी कार्य संतोष नहीं मिल पाएगा। ठीक है। इसके बाद है प्रतिष्ठा तथा वरिष्ठता। एक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसे लगता है कि मैं एक अच्छी रैंक पे पहुंचूं, वहाँ पर एक प्रतिष्ठित स्थान मुझे वहाँ पर मिले, सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करें, तो उससे भी क्या मिलता है, उसको कार्य संतोष मिलता है। कि संगठन में यदि व्यक्ति का स्तर जितना ऊंचा होता है उसका कार्य संतोष भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। एक अच्छे अधिकारी पद पर यदि वो काम कर रहा है, सब लोग उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, तो उससे उसका कार्य संतोष भी अच्छा होगा। जीवन संतोष। व्यक्ति को कार्य से जीवन का लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति ने अपने लिए जीवन का लक्ष्य तय कर रखा है कि मैं ये कार्य करूँगा तो मेरे जीवन का ये ध्येय है या ये लक्ष्य ये पूरा हो जाएगा, तो वो जब पूरा हो जाता है तो व्यक्ति को कार्य से भी क्या मिलता है, संतोष प्राप्त होता है। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है कार्य संतोष का महत्व क्या है। यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वरूप तथा कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है, जो कि निम्नानुसार है। कार्य संतोष यदि मिलता है व्यक्ति को तो उससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य वो भी अच्छा रहता है, शारीरिक रूप से भी व्यक्ति क्या रहता है, फिट रहता है। इसके अलावा अपना जो कार्य है वो आगे का वो भी बहुत अच्छे से निष्पादित कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति अपने कार्य से निरंतर असंतुष्ट रहता है तो निरंतर तनाव के कारण अनेक व्यवहारात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाएंगे। यदि व्यक्ति को एक अच्छा कार्य मिल रहा है तब तो वह बहुत खुश होगा और उसका स्वास्थ्य मानसिक रूप से भी एकदम फिट होगा। लेकिन यदि व्यक्ति वहाँ मैनेज नहीं कर पा रहा है, वहाँ कुसमंजित हो रहा है अपने कार्यस्थल पर और उसको वो कार्य रुचिकर नहीं लग रहा है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और उसमें कई तरह से व्यवहारात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाएंगे। इसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति निरंतर दबाव में रहेगा तो उसे शारीरिक समस्याएं यथा सिर दर्द, हृदय तथा पाचन संबंधी बीमारियां आदि उत्पन्न हो जाएगी। हम आगे भी जानेंगे कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कैसे इम्पैक्ट होता है कि यदि हम किसी दबाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और कोई ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जिसे करने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें शारीरिक रूप से बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कई बीमारियां हमें जकड़ लेती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, सिर दर्द, हृदय संबंधी जो भी रोग हैं वो हो जाते हैं। इसके अलावा पाचन संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो कार्य में संतोष होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद एक कार्य निष्पादन। जब व्यक्ति अपने कार्य की परिस्थिति से खुश रहेगा तो वह अपने कार्य में अधिक प्रयास करेगा, जिससे उसका निष्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि वो कार्य में संतुष्ट है, जो भी उसे कार्य मिल रहा है उससे वो संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, तो वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से करेगा, अच्छे से निष्पादन कर पाएगा और उसे और अधिक काम करना भी बहुत अच्छा लगेगा। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद आता है कार्य प्रोत्साहन। वर्क मोटिवेशन क्या है, जो कि हमें कार्य को करने में प्रोत्साहित करते हैं। संगठन संस्थान की सफलता मुख्य रूप से कर्मचारी के प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। संगठन अपनी सफलता चाहता है तो उसे चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने जो कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करता रहे, ताकि वो और कार्य करने में क्या हो, सक्षम हो और कार्य करने में उनको अच्छा लगे। तो मोटिवेशन किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जब किसी संगठन के कर्मचारियों का प्रोत्साहन उत्साह ऊंचा होता है तो उनका कार्य निष्पादन भी अधिक होता है। यदि मोटिवेट है यदि संगठन के कर्मचारी, तो वो कार्य करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे और उनका कार्य का स्तर भी क्या होगा, ऊंचा होगा और वो कार्य निष्पादित करते जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। तो संगठन क्या है,
अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने कहा कि संगठन के कर्मचारी, लेकिन संगठन होता क्या है? तो बच्चों संगठन का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक संस्था बनाते हैं जहाँ वो काम करते हैं मिलकर, तो उसे हम क्या कहते हैं? संगठन। जैसे कि विद्यालय है, तो विद्यालय में आप जानते हो कि बहुत सारे टीचर्स, अदर स्टाफ्स, क्लैरिकल स्टाफ, इनका एक क्या होता है? संगठन। और उन सबका लक्ष्य एक ही होता है। जैसे विद्यालय में लक्ष्य क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना। तो संगठन का मतलब समझ में आ गया? यहाँ पर यही लिखा है कि संगठन एक सामाजिक इकाई है जो एक विशिष्ट उद्देश्य, आगे ना, के लिए गठित होती है। सबका एक ही उद्देश्य होता है। यदि बैंक है तो उसका उद्देश्य क्या है? पैसे जमा करना और पैसे देना, कर्ज देना, ऋण देना, और उस प्रकार से क्या करना? बैंकिंग सिस्टम को चलाए रखना। इसका निर्माण दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो एक समान लक्ष्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमित आधार पर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो एक लक्ष्य को लेते हैं और फिर मिलकर काम करते हैं, तो वो कहलाता है संगठन। आगे बच्चों समझ में? अब आपके सामने है संगठन के उदाहरण। जैसे विद्यालय, तो आपको पता है कि विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय में स्टाफ होता है, इसके अलावा क्लैरिकल स्टाफ होता है, कुछ फोर्थ क्लासेस होते हैं, और वो सब मिलकर क्या करना चाहते हैं? विद्यालय को अच्छा बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इसके बाद है बैंक। बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होता है, यहाँ भी फोर्थ क्लासेस होते हैं, गार्ड्स होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? हमारे जो पैसा है उसको लेते हैं, और हमें ज़रूरत होती है तो हमें पैसा वापस भी मिलता है। तो इनका एक उद्देश्य है कि देश की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके लिए बैंक बहुत ज़रूरी है, तो ये बैंक काम करते हैं। इसी तरह से बीमा कंपनी होती है। विद्यालय की तरह कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं। इसके अलावा न्याय प्रदान करने के लिए जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं? हम यदि इंसाफ चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इंसाफ प्राप्त होता है। इनका उद्देश्य होता है कि कानून बनाए रखना और जो जिसको इंसाफ चाहिए उसको इंसाफ प्रदान करना। समझ में आया? इसके बाद आता है मूल्य, विश्वास, अनुमान, अपेक्षा तथा मानदंड, नियम जो संगठन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इन्हें संगठन की संस्कृति कहा जाता है। हमने देखा कि संगठन एक उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, और जो संगठन है वो एक अपने मूल्य बना लेते हैं कि एक उनके मूल्य होते हैं, उनके विश्वास होता है, उनका अनुमान होता है, अपेक्षाएं होती है, और एक मानदंड होता है, एक स्टैंडर्ड या नियम उन्होंने तय किए होते हैं। और ये जो सब है वो संगठन के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हम विद्यालय आते हैं तो विद्यालय का एक मूल्य होता है कि सभी जो बच्चे हैं वो अनुशासित रहेंगे। आ रहा है समझ में? सभी जो बच्चे हैं वो ड्रेस में आएंगे, केवल शिक्षा ही यहाँ पर प्रदान की जाएगी। यहाँ पर और कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, मतलब जो कि हम घर पे करते हैं, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो उनका एक मूल्य, विश्वास, अनुमान और इस तरह से उनके नियम कानून हैं वो एक तय होते हैं, जिसे हम कहते हैं संगठन की संस्कृति। आगे बच्चों समझ में? तो यहाँ पर आपका लेसन खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।